Hello viewers, today in this class, as I told you, I am going to put the question before all of you regarding the taught and discussed chapters. I will provide you 10 seconds, and within 10 seconds, your mind should work and give me the correct answer. You can write the answer in chat box also. And in this way, I am very much interested to cover almost all the chapters which has been taught to you. आप ध्यान से क्वेश्चन को सुने जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपके पास 10 सेकंड का वक्त होगा। 10 सेकंड काफी है। प्रश्न को ध्यान से सुने और आप कोशिश करें कि सुनते ही उत्तर दे दें, यानी 5 सेकंड 7 सेकंड में आप उत्तर दे दें। यदि आप उत्तर देने में कामयाब हो जाते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी समझ डेवलप कर रही है, आप बातों को समझ रहे हैं। और यदि उत्तर देने में देर होती है तो मेरी उत्तर को सुने और अपनी ज्ञान को मजबूत करें। तो हम लोग आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों आएगा। थोड़ी सी मैं गैपिंग देता हुआ आगे की ओर बढ़ूंगा। पहला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा में सेमी वॉवेल कौन कौन से हैं? सेमी वॉवेल्स डब्ल्यू और वाई को कहते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट की सहायता से हम किस चीज का निर्माण कर सकते हैं? वॉवेल और कॉन्सोनेंट की सहायता से हम किस चीज का निर्माण कर सकते हैं? उत्तर होगा, हम वर्ड्स का निर्माण कर सकते हैं। अंग्रेजी की दुनिया में वर्ड्स कितने प्रकार का होता है? उत्तर होगा, अंग्रेजी की दुनिया में मात्र 8 प्रकार के उत्तर होते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? हम शब्दों के सार्थक मेल को सेंटेंस कहते हैं। यह सेंटेंस अंग्रेजी भाषा में कितने प्रकार का होता है? उत्तर होगा, अंग्रेजी की दुनिया में टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव का काम क्या है? असर्टिव का काम है मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करना। वह कौन सा सेंटेंस है जिसके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं? वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। उस सेंटेंस का क्या नाम है जिसके द्वारा हम विश, ब्लेस और कर्स को दिखलाते हैं? उस सेंटेंस का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसके द्वारा मन की अचानक भावनाओं को दिखलाया जाता है, किस नाम से जाना जाता? उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। उस सेंटेंस का क्या नाम है जिससे हम ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट करते हैं? उस वाक्य का नाम होता है इंपरेटिव सेंटेंस। उस टेंस का नाम बताइए
जिसमें हम एस और ईएस का प्रयोग वर्ब में करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन बनाने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग होता है? डू और डज का। डज का प्रयोग हम किस नंबर, किस पर्सन में करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। और जब डज का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब से एस या ईएस को हटा देते हैं। वर्तमान में जिसकी क्रिया पूर्ण हो चुकी हो, कौन सी टेंस की परिभाषा है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। वह कौन सा टेंस है जिसकी पहचान रहा था, रही थी और टाइम फैक्टर होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उस टेंस का नाम बताइए जिसमें विल और शैल मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग किए जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट। अंग्रेजी भाषा में वह कौन सा टेंस है जहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन बनाने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? डिड का। जब डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाता है? वर्ब का पहला फॉर्म। सबसे बड़ी सहायक क्रिया या मॉडल्स किस टेंस में होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। वर्तमान में जिसकी क्रिया पूर्णता की ओर लगातार जारी हो, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया कौन सी होती है? हैज बिन, हैव बिन। यदि हैज बिन और हैव बिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी सहायक क्रिया होती है? हैड बिन। उस टेंस का नाम बताइए जिसकी पहचान सिर्फ रहा था, रही थी हो। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है? वाज, वेयर। हैड का प्रयोग किस टेंस में होता है? पास्ट परफेक्ट। क्या हैड का प्रयोग सिंगल वर्ब के साथ किया जा सकता है, यस या नो? नो, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हैड का प्रयोग जब भी होगा तो हमारे पास कम से कम दो वर्ब का होना आवश्यक है। यदि अंग्रेजी लिखते लिखते या बोलने के क्रम में कोई प्रीपोजिशन आ जाए टू को छोड़कर, तो वर्ब के साथ क्या करना चाहिए?
वर्ब में आईएनजी लगा देना चाहिए। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं अंग्रेजी की दुनिया में? जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। हम कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? वह शब्द, वह नाउन का शब्द जिसके अंदर मैस्कुलिन की भी क्वालिटी हो और फेमिनाइन की भी क्वालिटी हो, हम उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। पर्सन किसे कहा जाता है? व्यक्ति को या इंडिविजुअल को। फर्स्ट पर्सन से आप क्या समझते हैं? स्पीकर को, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो सेकंड पर्सन किसे कहा जाता है? लिसनर को सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन से आपका क्या तात्पर्य है? जिसके बारे में कहा जाए, टू whom वी टॉक अबाउट इज नोन एज थर्ड पर्सन। आई का प्लूरल क्या होता है? वी। ही का प्लूरल क्या होता है? दे। केस कितने प्रकार के होते हैं अंग्रेजी की दुनिया में, जो आपने सीखा भी है? 4 प्रकार के। पजेसिव केस से आप क्या समझते हैं और यह किस प्रकार दिखलाया जाता है? पजेसिव केस किसी नाउन पर पजेशन को दिखलाता है और इसको दिखलाने का 2 तरीका है। पहला एपोस्ट्रोफियस एस और दूसरा द यूज ऑफ द एंड ऑफ। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एडजेक्टिव है, जिसे हम डिटरमाइनर के नाम से भी जानते हैं। कितने प्रकार का आर्टिकल होता है? 2 प्रकार का। इन दोनों प्रकार का आर्टिकल का क्या नाम दिया गया है? डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम किस आधार पर करते हैं? उच्चारण के आधार पर। यदि शब्द का उच्चारण वॉवेल हुआ तो हम एन का प्रयोग करते हैं, और यदि शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट हुआ तो हम ए का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग यदि एडजेक्टिव के पहले कर दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? किसी एडजेक्टिव के पहले यदि द का प्रयोग कर दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? वह प्लूरल नाउन हो जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। THE, इसे हम द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। इसका उच्चारण द कब हो जाता है और दी कब हो जाता है? जब किसी शब्द का उच्चारण वॉवेल होता है तो हम दी का उच्चारण करते हैं, और जब किसी शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट हो जाता है तो हम द का प्रयोग करते हैं, द का उच्चारण करते हैं। उस टेंस का नाम बताइए जिसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट। क्या हैड के द्वारा हम अधिकार को दिखलाने का काम कर सकते हैं?
भूतकाल में? हां, हम करते हैं। यदि हैड के द्वारा भूतकाल में अधिकार को दिखलाया जाता है, तो वर्तमान काल में अधिकार को दिखलाने के लिए हम किन सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जो मेन वर्ब की तरह होता है? हैज और हैव का। तो भविष्य में अधिकार को दिखलाने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? विल हैव का और शैल हैव का। विल हैव और शैल हैव किस टेंस में प्रयोग किया जाता है? फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ई होगी। क्या विल हैव और शैल हैव का प्रयोग सिंगल वर्ब के साथ किया जा सकता है, हां या ना? नो, हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सिंगल वर्ब होने पर हमें प्रोबेबिलिटी का बोध होता है, संभावना का बोध होता है, और संभावना को दिखलाने के लिए हम मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में जिसकी क्रिया पूर्ण हो, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। वर्तमान में जिसकी क्रिया पूर्ण हो, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो भविष्य में जिसकी क्रिया लगातार जारी रहे, कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं? विल बी और शैल बी। उस टेंस का नाम बताएं जिसकी पहचान ता, था, ती, थी हो। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उस टेंस का नाम बताइए जिसकी पहचान रहा था, रही थी और टाइम फैक्टर होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउन हम किसे कहते हैं? दुनिया की सारी चीजों को। वह कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन और प्रोनाउन की खूबसूरती को बढ़ाता है? एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन जब किसी कार्य को करता है, एक्शन को दिखलाता है, तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता? वर्ब। नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध को कौन बतलाता है? प्रीपोजिशन। दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच करता है? कंजक्शन। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? या तो नाउन बन सकता है या तो प्रोनाउन।
वह कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमारी मन की अचानक भावनाओं को दिखलाता है? इंटरजेक्शन। यदि वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो हम कौन कौन से शब्दों से ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं? क्या और किसे। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं और उसे ढूंढने का काम हम क्या और किसे से कर सकते हैं। क्या से प्रश्न पूछने पर जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो किस प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे से ढूंढ पूछने पर जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या अंतर है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का संबंध निर्जीव वस्तुओं से होता है जबकि इनडायरेक्ट का संबंध सजीव से होता है। यदि एक ही वाक्य में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट हो, सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट हो, तो आपको सबसे पहले किसे लिखना चाहिए? डायरेक्ट को या इनडायरेक्ट को? सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेना चाहिए, सजीव को लेना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में पूरक कहा जाता? वह शब्द जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सामान्यतः कॉम्प्लीमेंट को ढूंढने का आसान तरीका क्या है? यदि हम कहां से प्रश्न पूछें और उत्तर मिल जाए तो वह आमतौर पर कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हो? सब्जेक्ट हम डूअर को कहते हैं, जो वाक्य में कार्य करने का काम करता है। हम वर्ब किसे कहते हैं? सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब शोज द एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन और सब्जेक्ट। वह सेंटेंस कौन सा है जिसके द्वारा हम प्रश्न को पूछते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस कौन सा है जिसके द्वारा हम मन की अचानक भावनाओं को दिखलाते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उस सेंटेंस का नाम बताइए जिसके द्वारा विश, ब्लेस एंड कर्स को दिखलाया जाता है। उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर यदि देना हो तो किस सेंटेंस का प्रयोग करना चाहिए? असर्टिव सेंटेंस का। जिस टेंस में प्रश्न होता है उसी टेंस में हम उत्तर देते हैं। प्रश्न यदि इंट्रोगेटिव में है तो असर्टिव में उसका उत्तर उसी टेंस में देना चाहिए। ए एन को किस प्रकार का आर्टिकल कहा जाता है? नॉन स्पेसिफिक। तो हम द को किस प्रकार का आर्टिकल मानते हैं? द इज ए स्पेसिफिक आर्टिकल। काउंटेबल नाउन, जिसे हम फिंगर टिप्स पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 करके, कौन कौन से नाउन काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं?
CC यानी कॉमन एंड कलेक्टिव। कितने नाउन अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं? 3 नाउन, प्रॉपर, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन काउंटेबल है या नहीं, इसका पता हम कैसे करें? कौन सा नाउन काउंटेबल है या नहीं, इसका पता हम कैसे करें? जिस नाउन का प्लूरल हो जाए, जिस नाउन का प्लूरल हो जाए वह काउंटेबल नाउन है, और जिस नाउन का प्लूरल ना हो वह निसंदेह अनकाउंटेबल नाउन है। यूनिवर्सिटी के पहले कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल होगा, ए या एन? यूनिवर्सिटी। ए होगा, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी बोलते हैं और जब लिखते हैं तो पहला अक्षर य होता है, य, और य इज नॉट vowel, दैट इज कॉन्सोनेंट। आर्टिकल इज ए मैटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन, and as per the pronunciation of the word we use a or an respectively. This totally depends upon the pronunciation of the word. अगर अंग्रेजी भाषा से 5 वॉवेल और 2 सेमी वॉवेल यानी 7 लेटर समाप्त हो जाए तो अंग्रेजी की क्या स्थिति होगी? यदि अंग्रेजी से 7 लेटर मात्र वॉवेल और सेमी वॉवेल 7 लेटर यदि ना रहे तो अंग्रेजी भाषा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर हम शब्दों का निर्माण नहीं कर सकेंगे, तो निसंदेह सेंटेंस का निर्माण भी नहीं हो सकेगा, भाषा समाप्त हो जाएगी। मैस्कुलिन जेंडर आप किसे कहते हैं? वह नाउन जिसके अंदर पुरुष के होने का गुणों का पता चलता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। नंबर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? Number tells us about the number of the noun. Number tells us about the number of the noun, and it has been categorized into 2 parts, singular number and plural number. The concept is in English is one or many, one or many, single or many. सिंगुलर नंबर से आप क्या समझते हैं? वह नाउन जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। प्लूरल नंबर से आप क्या समझते हैं? वह नाउन जिससे एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु का बोध हो उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। उस टेंस का नाम बताइए जिसकी पहचान ता है, ती है, ते हैं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। रहा है, रही है और टाइम फैक्टर किस टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम रहा है, रही है और टाइम फैक्टर से टाइम फैक्टर को बाहर निकाल देते हैं तो कौन सा टेंस बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है? इज, आर, एम।
इज आर एम के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? V4 और वर्ब प्लस आईएनजी या ई ए किस टेंस की पहचान है जिसमें है या था नहीं होता? पास्ट इंडेफिनिट। उस टेंस का नाम बताइए जिसकी पहचान गा गे गी हो। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की परिभाषा क्या होगी? भविष्य में जिसकी क्रिया अनिश्चित हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग होता है प्लस भर प्लस आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी सहायक क्रिया होती है? वाज वेयर प्लस भर्ब आईएनजी, भर प्लस आईएनजी। ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने हैं जिसको कि आपने सीखा है? 14। मॉडल्स की दुनिया में मॉडल वर्ब्स कितने होते हैं? 13। क्या मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक हैं? हां, एक लिहाज से एक हैं, क्योंकि दोनों का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले होता है। क्या मॉडल और ऑक्सिलरी में अंतर है? हां, अंतर है। क्या अंतर है दोनों के बीच में? दो अंतर है। ऑक्सिलरी verbs are controlled by the subject and takes different form of the main verb, whereas modals are independent and takes always verb first form. इन मॉडल वर्ब में हम कितने मॉडल्स का पास्ट फॉर्म करते हैं? 13 मॉडल वर्ब में हम कितने मॉडल्स का पास्ट फॉर्म करते हैं? 4 मॉडल्स हैं। कौन कौन सा? विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड, कैन का पास्ट कुड और मे का पास्ट माइट। ये 4 मॉडल्स हैं जिनका हम पास्ट फॉर्म करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि हमें वाक्य में जोड़ देना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जहां पर शैल का प्रयोग होता है वहां विल, और जहां विल का प्रयोग होता है वहां शैल कर देने से वाक्य में जोड़ पड़ जाता है। क्या सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है? हां, किया जाता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम सुपरलेटिव डिग्री को पाते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल हो सकते हैं? आउट ऑफ 8। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल हो सकते हैं एंड दे आर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब।
वह सेंटेंस कौन सा है जिसके द्वारा हम मन की अचानक भावनाओं को व्यक्त करते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आई का आई आई जो प्रोनाउन है आपका, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस मी। दे का पजेसिव केस क्या होगा? देयर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। इट कौन सा जेंडर है? इट कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर। वी का पजेसिव केस क्या होता है? आवर। उस टेंस का नाम बताइए जिसकी पहचान चुका था, चुकी थी है, या था, ई थी है। पास्ट परफेक्ट। क्या पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगल वर्ब के साथ हैड का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं। तो जब आपके पास सिंगल वर्ब होगा पास्ट परफेक्ट में, तो उसे किस टेंस में लिखना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में जब आपके पास डबल वर्ब होता है, तो पहले कार्य को हम किस टेंस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दूसरे कार्य को किस टेंस में लिखा जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब आपके पास दो वर्ब होते हैं, तो पहले कार्य को आप किस टेंस में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। और दूसरे को किस टेंस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमें वर्तमान समय में किसी वस्तु पर, किसी नाउन पर अधिकार को दिखलाना है, हम कौन सी सहायक क्रिया मेन वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे? हैज और हैव। अंग्रेजी की दुनिया किन चीजों से बनी है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 8 प्रकार के शब्द और 5 प्रकार के सेंटेंस से अंग्रेजी की दुनिया बनी हुई है। हमें वर्ब की विशेषता बतलाना है, तो हम कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रयोग करें? एडवर्ब का हम प्रयोग करेंगे। नो और नॉट के बीच में क्या अंतर है? नो एडजेक्टिव है, जबकि नॉट एडवर्ब है। इसलिए नो का प्रयोग नाउन के पहले होता है और नॉट का प्रयोग वर्ब के पहले होता है। उस सेंटेंस का हम क्या नाम देंगे जिसके द्वारा हम किसी को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस किस चीज से शुरू होता है? मेन वर्ब से।
इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं होता, छुपा रहता है सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन छुपा रहता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत किस शब्द से होती है और अंत किस चिन्ह से होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से शुरू होती है और अंत नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा हम क्या अभिव्यक्त करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा हम विश, ब्लेस एंड कर्स की अभिव्यक्ति देते हैं। वर्तमान में जिसकी क्रिया लगातार जारी हो, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। भविष्य में जिसकी क्रिया पूर्णता की ओर लगातार जारी हो, कौन सा टेंस कहा जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑक्सिलरी के रूप में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। डू और डज का प्रयोग किस टेंस में प्रश्न बनाने के लिए करते हैं या निगेटिव सेंटेंस बनाने में करते हैं? प्रेजेंट इन डेफिनिट। डज का प्रयोग किस नंबर, किस पर्सन में किया जाता? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और जब डज का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब से एस या ईएस को हम हटा देते हैं। वह कौन सा टेंस है जहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्वेश्चन किस शब्द से बनाते हैं? डिड से। और जब डिड से प्रश्न का निर्माण किया जाता है तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में ना होकर फर्स्ट फॉर्म कर दिया जाता है। वाज वेयर किस टेंस की सहायक क्रिया है? पास्ट कंटिन्यूअस। विल बी, शैल बी का प्रयोग हम किस टेंस में करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस। हम किस प्रकार के नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन की श्रेणी में कौन कौन से नाउन आते हैं? कॉमन एंड कलेक्टिव। नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रोनाउन। वह शब्द कौन सा है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है? उन्हें हम कंजक्शन के नाम से जानते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने वाला कौन सा शब्द है? उसे हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। टुडे आई हैव कवर्ड एंड रिवाइज्ड
almost all those chapters which have been taught by me, and in this question answer session, certainly it will brush up your memory. It will enhance your mental capability, including understanding power. If you feel such sort of interrogative session or revisional session is quite essential, then I will carry it on in the future classes. Today, I am going to conclude the session by saying that it must be helpful for your mental revision. It will enhance your capability to understand, to write, and speak the English language. In the next session, I will carry on what I am trying to instruct you. Basically, my emphasis is on words and sentence. Sentence because you are interested to speak and write. And sentence learning will prove itself helpful for the development of your writing and speaking skills. With these words, I conclude this session. Thank you very much.